नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज अपनी बात शुरू करने से पहले आज हम लोग थोड़ा टीआरपी और अर्नब गोस्वामी जी हाई कोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में भी टीआरपी स्कैम पे बात करेंगे, सीबीआई वीआई पे। एक आपसे आग्रह है, जल्दी से आपको अगर ये वीडियो लग रहा है कि ये अच्छा है, इसमें कोई मैसेज है, बाकी लोगों को भी जानना चाहिए, तो इसको आप शेयर भी कर लीजिए, फॉरवर्ड भी कर दीजिए। थोड़ा फेसबुक पे अभी हम लोग नया शुरू किए हैं, फेसबुक पे इतना पॉपुलर नहीं है, तो थोड़ा अगर फेसबुक पे भी आप शेयर कर देंगे तो ये हम लोगों के प्रति आप एक तरह से इट्स अ पैट ऑन द बैक। और एक जल्दी से एक हर बार की तरह, क्योंकि वो कहना है, जब भी कहता हूं तो आप लोग उसको वो करते हैं, कुछ आर्थिक सहायता की भी आप लोगों से अपील कर रहा हूं। अब सबसे पहले आ जाएं कि ये टीआरपी आरपी का इधर बहुत नाम आ रहा है कि कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में भी टीआरपी स्कैम पकड़ लिया गया, क्या 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 क्या, वो समझ लीजिए क्या है। 6 अक्टूबर 2020 को मुंबई में एक एफआईआर होती है जिसमें यह कहा जाता है कि बार, हंसा, ये सब लोग जो टीआरपी करते हैं, इन लोगों के कुछ पुराने कर्मचारी मिलके, इन लोग मिलके 3 जो चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल, उनकी मदद कर रही थी, जिससे उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा था। 8 अक्टूबर को वहाँ के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने नाम भी बता दिया, और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम था वो रिपब्लिक टीवी था। उसका फॉलोअप होने लगा, लोगों को बुला के पूछा जाने लगा। 13 अक्टूबर को मुंबई जो क्राइम ब्रांच थी, उसने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आके विनय वर्मा नाम के एक व्यक्ति को, जो मिर्जापुर के रेजिडेंट थे, तल्लापुर गांव के, उनको आके वहां गिरफ्तार किया, क्योंकि वो हंसा एजेंसी में पहले काम करते थे और उनका भी एक कहीं ना कहीं रोल इसमें देखा गया था। अब इसके बाद ये सब चल रहा था और वो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने अपना शुरू कर दिया था। उसी के तहत उन्होंने रिपब्लिक पर टीवी के कुछ अधिकारियों को बुलाया। इसके अगेंस्ट वो मैं आऊंगा और बताऊंगा कैसे अर्नब गोस्वामी जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एक कमल शर्मा नाम जी के एक व्यक्ति, जो अपने को रेजिडेंट डायरेक्टर बोलते हैं, उन्होंने गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशन नाम की कंपनी है, उन्होंने हजरतगंज जो थाना है लखनऊ में, वहां पे एक एफआईआर की। एफआईआर उन्होंने की अगेंस्ट अननोन, और किस किस धाराओं में की? 406, 409, 420, 463, 465 और 468 और 120 बी। समझने के लिए समझ लीजिए, 120 बी मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बाकी सारी धाराओं के अनुसार क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और 420 जैसा आप समझते ही हैं, तो वो तो चीटिंग वाली दफाएं थी। और उन्होंने ये लगाया ऑन चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड इन टीआरपी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उन्होंने कहा ये अननोन लोगों के अगेंस्ट। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें लपेटे में कोई भी आ सकता है, एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनीवन जो भी टीवी पे अपना कार्यक्रम चला रहा है, वो इसमें कहीं ना कहीं से मतलब उससे भी जांच की जा सकती है। और क्योंकि उन्होंने अननोन एक कर दिया, तो अननोन का मतलब सब लोग। अब सबसे जो इसमें अचंभे वाली बात ये थी कि 17 अक्टूबर को एफआईआर होती है और ताबड़तोड़ 24 घंटे के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इसका क्लियरेंस दिया, और यूपी गवर्नमेंट के प्रपोजल, कंसेंट जो भी बोलिए, पे सीबीआई ने तुरंत प्रोब, मतलब हम इस पे सीबीआई जांच करेंगे, इसका तुरंत ऑर्डर निकल गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। याद है हाथरस वाला केस था, पूरा देश जल रहा था, पूरे ऑपोजिशन के लीडर ये कह रहे थे कि भाई इस पे सीबीआई कराइए, सीबीआई कराइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया था कि हम सीबीआई करा रहे हैं, तब भी 8-10 दिन लगा था वो होने में। इसमें 24 घंटे के अंदर सारी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गई। अब एक जैसे होता है ना कि कभी कभी कोई आके बहुत आपसे कहे नमस्ते, कुछ खाइए, कुछ वो करिए, तो आपको लगता है संस्कृत अति भक्तैर चौरैर लक्षणम, ज्यादा भक्ति चोरों का लक्षण होती है। उसी तरह से इतनी ताबड़तोड़ में जो किया गया है, जैसे उस हाथरस केस में रात में 2 बजे जलाया गया था, तो कुछ लगा कुछ गड़बड़ है, उसी तरह से इतनी जल्दी में अगर आप एफआईआर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट हैज, मतलब वो कहीं डाउट होता है कि ये क्यों कर रहे थे। उस पर भी मैं आऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस बीच क्या हुआ कि अर्नब गोस्वामी जी को इन्होंने नहीं बुलाया, इन्होंने उनके दूसरे अधिकारियों को बुलाया था मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अर्नब गोस्वामी जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हैव फेथ इन हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट जाइए, वहीं से रिलीफ मिलेगी। ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में आप पढ़ ही रहे होंगे, हाई कोर्ट ने इनको कितने
किस ढंग से मतलब आप शर्म, अगर आपको शर्म आती है तो उतना बहुत वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि आप टीवी पे बैठ के आप किस तरह से रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट कह रहे थे गिरफ्तार करो, और आपने तो उसको कन्विक्ट कर दिया था। ये सब बातें अपनी जगह चल रही थी। अब जरा ये आप समझने के लिए कि इसमें सीबीआई इतनी ताबड़तोड़ क्यों एक्टिव हो गई वो जरा समझ लीजिए। तो थोड़ा इसमें मैं आपको पीछे ले चलूंगा कि सीबीआई होती क्या चीज है। सीबीआई, पहले समझ लीजिए कि सीबीआई का ओरिजिन कहां से शुरू हुआ। 1941 में जब देश आजाद नहीं था तो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, एसपीई बोले थे, वो इस्टेब्लिश हुआ। अंग्रेज सरकार ने, जो उस समय युद्ध चल रहा था और उस समय के हिसाब से उन्होंने एक ये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पास किया था, जिसको 1946 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम रखा गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपीई, जो आज भी कायम है और उस एक्ट के तहत ही बहुत सी चीजें होती हैं। अब ये सीबीआई और यही डीएसपीई जो है, ये सीबीआई के रूप में होम मिनिस्ट्री के एक रेजोल्यूशन के द्वारा 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई का जन्म हुआ, जो बेसिकली गवर्न होती है वही जो मैंने आपको बताया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। ये किस लिए था? ये मूल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जो गबन, हेराफेरी, भ्रष्टाचार, उसको रोकने के लिए ये हुआ था। उस समय वॉर चल रही थी, उसके लिए था, और मूल रूप से इसका काम ये था। तो इनका मूल काम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के करप्शन को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए था। फिर बाद में इसमें पब्लिक सेक्टर, बहुत से नए नए आ गए पब्लिक सेक्टर, बड़ा एक देश में पब्लिक सेक्टर हो गया। उन पब्लिक सेक्टर को भी इसके उसमें ले लिया गया कि सीबीआई पब्लिक सेक्टर की भी जांच कर सकती है। और बाद में जब नेशनलाइज हुए बैंक, तो नेशनलाइज बैंक को भी सीबीआई के परव्यू में डाल दिया गया। यहां तक तो हम सब लोगों को समझ में आता है। 1965 में एक इसमें कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस ये हुए कि अदर देन करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और सेलेक्टिव केसेस जो मर्डर के थे, किडनैपिंग के थे या टेररिस्ट एक्टिविटीज के थे, इसको भी इसके अधिकार क्षेत्र में ले आया गया 1965 में। एक चीज और लाई गई कि बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी केस को, चाहे उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर अपराध है या वो है, तो वो इसको सीबीआई से कह सकता है कि आप इसकी जांच करिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जब ये कर रहे हैं तो आप सब समझ लें, 1987 में सीबीआई के 2 इन्वेस्टिगेशन डिवीजन हो गए। एक है एंटी करप्शन डिवीजन और दूसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन। ये 2 डिवीजन, और इसी तरह से सीबीआई आज भी फंक्शन करती है। अब जरा ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जानना समझना है, उसी से आपको समझ में आएगा कि इतनी ताबड़तोड़, इतनी हड़बड़ाहट यूपी में एक टीआरपी स्कैम हो रहा है, अननोन लोगों के खिलाफ करने की क्या जरूरत थी, वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, हाउ सीबीआई टेक ओवर केस। सीबीआई केस कैसे लेता है? 3 ही रास्ते हैं सीबीआई को केस लेने के। पहला, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है विद द कंसेंट ऑफ सीबीआई। एक ये है। दूसरा ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कहती है भाई इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देती है। अब इसमें जो बोला जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो बार बार कहा जा रहा था हाथरस वाले केस में, भाई सरकार ने कह तो दिया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट में, याद है ना? तो वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ, वही मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, डीएसपीई। कई लोग इसको दिल्ली पुलिस से मानते हैं, उसका दिल्ली पुलिस से लेना देना कुछ नहीं है। ये 1946 में जो एक्ट पास हुआ था, उसके तहत, डीएसपीई के तहत आप सेक्शन 6 में जाएंगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन जारी करती है। जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक इशू जो नोटिफिकेशन करती है वो सेक्शन 5 में करती है, इसी डीएसपीई एक्ट के तहत। अब इसके अलावा एक फर्क है कि तीसरा, 2 तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को वो जांच करनी पड़ती है। अब चलते चलते मैं एक डिफरेंस जल्दी से और बता दूं, जिससे अब देश में ये सब सीबीआई बीआई खूब चलेगा तो आपको भी समझ में आता रहे। एक एजेंसी और है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक एनआईए और है। ये कब बनी थी? 2008 में, जब बॉम्बे में वो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आपको याद है, ताज वाला। उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज और उनके
उनको काबू में करने के लिए उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए फॉर्म हुआ था। एनआईए और सीबीआई का एक तो यह है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी ही देखती है एनआईए। दूसरा एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट भी है कि इसको किसी भी, जब ये किसी भी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत नहीं है। सीबीआई के केस में स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट कहती है मेरा कंसेंट नहीं है, तो सीबीआई उस जांच को आगे नहीं बढ़ा सकती है। अब एक और चीज समझ लीजिए कि सुमोटो मतलब स्वतः अपने संज्ञान से सीबीआई किन केसेस को ले सकती है। केवल जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके वहां पे जो केस हो रहा है उसको अपने स्वतः उससे सुमोटो सीबीआई ले सकती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट कैन ओनली बी डन विद द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट की रजामंदी के बाद ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, या जो एक आपको बताया था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह दे, तब फिर तो आपको वो इन्वेस्टिगेशन चलेगा ही चलेगा। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और वो छोटा सा नुक्ता और समझ लीजिए कि अच्छा ये मैंने कहां से लिया। आप सीबीआई की साइट पे चले जाइए, उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें, और होम पे कर लीजिए। ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सारे डिटेल आपको वहां मिल जाएंगे। वहां पे सीबीआई ये क्लेम करती है कि कन्विक्शन रेट जो उसका है वो 65 से 70% है। मतलब उसके पास जो टोटल केस आते हैं उसमें 65 to 70% केसेस में वो करती है, एंड विच इट सेज विच इज कंपेरेबल टू एनी बेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, चाहे एफबीआई हो कहीं का भी, दे आर उसके एट पार हैं। लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए, ये मैं रिपोर्ट लगा रहा हूं, इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ कहा है, और ऐसे वैसे लोगों ने नहीं कहा है। उस समय के विजिलेंस कमिश्नर आर श्री कुमार जी का ये स्पष्ट कहना है कि कन्विक्शन रेट ऑफ सीबीआई इन मेजर क्राइम्स इज 3.96%। आपने सही सुना, 3.96%, 4% से कम। 100 जो मेजर क्राइम्स हैं उसमें 100 में से 4 केस ही में कन्विक्शन हो पाता है। याद के लिए आपको बता दूं, जैसे अभी सीबीआई का एक केस था, बाबरी मस्जिद जो ढांचा गिरा था, उस ढांचे को गिराने का जब केस आया, 28 साल बाद सीबीआई उसको प्रूव नहीं कर पाई कि वहां पे ये ढांचा किसने गिराया था, वो कुछ नहीं प्रूव कर पाई। तो इस तरह के जो मेजर क्राइम्स हैं, सोहराबुद्दीन प्रजापति, मैं उसको बार बार रिपीट करता रहता हूं, वहां पे आज तक नहीं पता लग पाया, सब छूट गए कि सोहराबुद्दीन को या तुलसीराम प्रजापति को या उसकी कौसर भी उसकी बीबी को किसने मारा। मतलब विजिलेंस कमिश्नर का कहना है कि इनका सक्सेस रेट 3.96% है। अब आपको इस बैकग्राउंड के बाद मूल मुद्दे पे फिर आ जाएं कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, महाराष्ट्र ने जब यहां पे यूपी गवर्नमेंट ने एक टीआरपी के केस को लेके अननोन लोगों के अगेंस्ट किया और इस पे तुरंत सीबीआई जांच होने लगी, तो तुरंत उसी दिन 21 अक्टूबर को क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने अपना जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई विड्रॉ कर लिया। सारी स्टेट गवर्नमेंट जनरल कंसेंट सीबीआई को देती है कि आप आके कभी भी इन्वेस्टिगेशन करना हो कर लीजिए, लेकिन देश में इस समय 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई को यह जनरल कंसेंट नहीं दे रखा कि आप कभी भी आके हमारे यहाँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि सीबीआई आके उनको तंग करेगी। पहली स्टेट आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने नवंबर 2018 में ये जनरल कंसेंट वापस ले लिया था, राजस्थान ने जून 2020 में लिया था, और छत्तीसगढ़ ने जून 2019 में लिया था, या जनवरी 2019, वो महीने एक आध दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसी समय था। और ये 5वां राज्य महाराष्ट्र बन गया है जिसने 21 अक्टूबर 2020 को ये जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। अब क्या है कि सीबीआई को अब कोई भी अगर जांच करनी है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो वहां नहीं पहुंच पाएगी। ये भी है कि ओल्ड केसेस जो हैं जहां पे सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है उस पर लागू नहीं होगा। 21 अक्टूबर के बाद जो भी अगर वो होता है वहां पे अगर सीबीआई जाती है तो उस पर लागू होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को ऐसा एप्रहेंशन था कि जो मुंबई पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीआरपी केस का, जिसमें ऐसा लगता है कि जो सरकार के थोड़े चहेते चैनल हैं, जो सरकार की स्तुति वंदना करते हैं, या जो सरकार के ऐसा लगता है कि सरकार के तरफ से वो पैरवी कर रहे हैं, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सीबीआई मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को
इस उसमें कि भाई एक यूपी में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सिमिलर इन्वेस्टिगेशन है, टीआरपी का केस है, मैं इसको टेक ओवर कर लूंगी, और वो मना नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख में स्टेटस क्या है? आज की तारीख में स्टेटस ये है कि सीबीआई कैन नॉट टेक ओवर द मुंबई इन्वेस्टिगेशन ऑफ टीआरपी। सीबीआई उसको टेक ओवर नहीं कर सकती है। सीबीआई अपना केस चलाती रहे यूपी गवर्नमेंट का, मुंबई पुलिस अपना केस चलाती रहेगी टीआरपी केस का। अब अंत में ये आपको अब समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जो लोग महाराष्ट्र में, बंबई में काम कर रहे हैं, जो वो चैनल वाले हैं, उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं, अच्छा इस बात जो थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि पॉलिटिकली नहीं, वो भी अब पुराने लोग हो गए हैं जो भी उनको एडवाइस दे रहा है। मुंबई पुलिस ने अभी तक कहीं पे भी, अर्णब गोस्वामी भागे जा रहे हैं बार बार कि मुझे इससे राहत दे दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह जा रहे हैं, अभी तक उनका नाम से कोई सम्मन जारी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक से साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, और जब उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हो जाएंगे तभी वो अर्णब गोस्वामी का नाम लेंगे। एक ही चीज में और हो सकता है, जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करे कि मुंबई इन्वेस्टिगेशन को हम टेक ओवर कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हो गया, तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पे जब तक इस समय की जो स्टेटस है, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वैसे ही चलता रहेगा, और आने वाले दिन शायद अर्णब गोस्वामी साहब के लिए बहुत आसान नहीं होंगे। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।